अर्धचालक में हम लोगों ने N और P दो प्रकार के अर्धचालक पढ़े। N अर्धचालक वो अर्धचालक है जिसमें बहुसंख्य वाहक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होल्स भी थोड़े से होंगे जो ताप के कारण से कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं तो कुछ उसमें होल भी मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। बहुसंख्य वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी अर्धचालक है उसमें बहुसंख्य वाहक होल होते हैं। तो उनको हमने यहाँ पर इस तरह प्रदर्शित किया कि ये हमारा N अर्धचालक है और ये P अर्धचालक है। इसमें बहुसंख्य वाहक होल्स की है, जो ये खाली हैं, खुले हुए हैं, बीच में ये होल हैं, और जो ये काले हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन थोड़े बहुत इसमें होल भी हैं। ये जो हमारा N है और ये P है, ये N है और ये P है। N और P दो हमारे अलग अलग अर्धचालक हैं। अब ये जो अर्धचालक हैं, इस प्रकार के अर्धचालकों को बनाने के लिए वैसे तो अगर एक ही क्रिस्टल ले लिया जाए शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन का, और उसमें एक तरफ पेंटावैलेंट की डोपिंग कर दी जाए और आधे में ट्राईवैलेंट की कर दी जाए, तो ये P और N अर्धचालक बन जाएंगे और उनके बीच में एक संधि बन जाएगी, उनका एक जंक्शन बन जाएगा। बनाने का तरीका तो ये है। अब यहाँ पर जो NP संधि डायोड है, इसमें वास्तव में दो प्रकार के अर्धचालक N और P आपस में एक विशेष विधि से संयुक्त हैं। इन दोनों के बीच में एक संधि बनी हुई है। हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि N और P की ये जो संधि बनती है इसका उपयोग क्या है। N और P की संधि पर जब इनकी संधि बन जाती है तो एक तरफ बहुसंख्य वाहक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका दबाव यहाँ, इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर होल्स की डेंसिटी ज़्यादा है, जबकि इधर और इधर दोनों तरफ N और P दोनों अर्धचालक उदासीन हैं। कहीं भी किसी में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर नहीं है। इसमें भी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इनकी संधि बनती है तो इस संधि के आर पार इन वाहकों का विसरण होने लगता है। यानी ये होल्स इधर से इधर को चलते हैं, होल्स इधर से इधर को चलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को चलते हैं। इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का विसरण होने लगता है। इस विसरण के कारण संधि पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे के सहभागी हैं और ये आपस में संयुक्त हो जाते हैं। होल्स और इलेक्ट्रॉन्स संयुक्त हो गए। जब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में संयुक्त हो जाते हैं तो इस संधि के दोनों ओर ना तो इधर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना इधर होल रह पाते हैं, क्योंकि ये होल जो इधर आए थे यहाँ इलेक्ट्रॉनों से संयोग करके और वो उदासीन हो गए। तो ये हिस्सा जो बीच का बचा हुआ है, इतने हिस्से में ना तो आवेशित इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना यहाँ होल हैं, यानी ये हिस्सा उदासीन है। इसे हम अवक्षय परत कहते हैं, क्योंकि संधि पर दोनों ओर जो ये परत बन जाती है ये बहुत ही पतली परत है, 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर मोटी परत। और इस इतनी पतली परत पर संधि के दोनों ओर का क्षेत्र उदासीन है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी वाहक नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन्स हैं ना होल हैं। तो इतने हिस्से को हम अवक्षय परत कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। जब यहाँ अवक्षय परत बन गई और यहाँ पर कोई भी आवेश वाहक नहीं है, ध्यान से आप देखें, पहले इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर को गए, होल इधर से इधर को आए। तो जब होल इधर से इधर को आ गए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए, इसका मतलब कि इधर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और इस क्षेत्र में
होल्स कम हो गए। होल्स कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। परिणाम क्या आता है कि इधर वाला जो भाग रहता है वो ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को आया है, और होल यहाँ से इधर आ जाता है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन उस होल को नष्ट कर देता है, उसको उदासीन कर देता है, और इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी संख्या कम हो गई। तो ये वाला हिस्सा धन आवेशित हो गया और ये वाला भाग ये ऋण आवेशित हो गया। जब ये धन आवेशित ऋण आवेशित हो गया तो इसके बीच में एक विभवांतर पैदा हो गया, जिसे विभव प्राचीर या पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ये पोटेंशियल बैरियर इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और होल्स के संचलन के कारण इधर होल्स कम हुए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी, ऋण आवेश बढ़ गया। इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो इधर धन आवेश बढ़ गया। पहले तो दोनों एन और पी उदासीन थे, लेकिन इनके विसरण के कारण, इनके इलेक्ट्रॉन और होल्स के इस संधि पर, इस पार से उस पार संचरण के कारण, जाने के कारण, इनमें धन आवेश, इधर धन आवेश कम हो गया, ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, इधर ऋण आवेश कम हो गया, धन आवेश ज़्यादा हो गया, और इसलिए ये धन आवेशित ये ऋण आवेशित हो गया। इसके बीच में एक विभवांतर पैदा हो गया, जिसे विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट रहता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट रहता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये हिस्सा धन हुआ, ये हिस्सा ऋण हुआ, अर्थात इसकी जो दिशा है हमारे पोटेंशियल बैरियर की वो इस दिशा में है। ये प्लस है और ये माइनस है, तो पोटेंशियल बैरियर की जो दिशा है वो ये है, V की ये दिशा है, यानी इधर ऋण और इधर धन। अब ये जो पोटेंशियल बैरियर है हमारा, ये क्योंकि ये धन है और इसलिए होल्स को भी हम मानते हैं कि ये धन आवेशित कण की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसके प्रतिकर्षण के कारण ये इधर नहीं आ पाएगा। और इसी प्रकार ये ऋण होने के कारण आगे इलेक्ट्रॉनों का भी विसरण नहीं होता, तो आगे इलेक्ट्रॉन और होल्स का विसरण रुक जाता है। अब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ पाएंगे और होल्स इधर नहीं जा पाएंगे, इसके बीच में एक विभवांतर स्थापित हो गया है। इसी को हम NP संधि कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा NP संधि है, इस NP संधि में चूंकि ये ऋण आवेशित है, धन आवेशित है, यहाँ पर होल्स हैं जो धन आवेशित हैं और इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ऋण आवेशित हैं, तो इसलिए इनके आकर्षण के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में और कुछ होल्स इस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण के बहुत छोटी धारा बहती है, लेकिन थोड़े समय में ही इसके कारण से, इस विभवांतर के कारण से उनका प्रवाह भी रुक जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब इस तरह का पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, इस प्रकार की हमारी संधि बन जाती है और अवक्षय परत यहाँ पैदा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का और होल का आना जाना बंद हो जाता है। इस प्रकार की जो रचना बनती है उसको हम डायोड, जंक्शन डायोड कहते हैं। जंक्शन इसलिए क्योंकि संधि के कारण ये बना, इसलिए जंक्शन डायोड कहते हैं। बहुत पहले आप लोग अब नहीं पढ़ते, इसके पहले कोर्स में था, इंटरमीडिएट में, तो बताया जाता था कि डायोड वाल्व होता है। डायोड का मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हों, वाल्व का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में जाने दे, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाल्व, यानी इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में जो जाने देता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक वाल्व कहते हैं। पानी को एक दिशा में जो जाने देता है उसको हम पानी का वाल्व कहते हैं। तो वाल्व मतलब जो किसी भी चीज़ को एक दिशा में जाने दे। हमारे साइकिल में लगा हुआ जो वाल्व रहता है वो हवा को केवल ट्यूब के अंदर जाने देता है, बाहर नहीं जाने देता, इसलिए वो एयर वाल्व है। तो ये जो हमारा डायोड है, पहले जो डायोड वाल्व का प्रयोग होता है, चूँकि उसकी जगह इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको भी हम डायोड कहते हैं। डायोड इसलिए भी हुआ क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसलिए डायोड हुआ। चूँकि जंक्शन इसमें बना हुआ है, जंक्शन के कारण से कार्य करता है, इसलिए इसको जंक्शन या संधि डायोड कहते हैं। इसका ये सिंबल है
एक तरफ है मोटा है, एक तरफ पतला है। जिधर पतला है वो यन को प्रदर्शित करता है, जिधर मोटा है ये पी को प्रदर्शित करता है। अब ये तो हो गया हमारा एन-पी संधि की क्या रचना है। एन-पी संधि में किस प्रकार से पोटेंशियल बैरियर पैदा होता है। ध्यान से आप देखें, यहाँ वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन ये इतनी पतली परत है कि इसकी बीच की जो विद्युतीय क्षेत्र है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपान मोटाई। मोटाई 10⁻⁻6 है, और उसको अगर आप 0.3 को या 0.7 को यानी 10⁻6 से भाग देंगे तो ये 10⁻7 के रेंज का वोल्ट प्रति मीटर का तीव्रता इसके अंदर की आएगी। तो तीव्रता यहाँ बहुत ही अधिक है। अब इसका उपयोग क्या है। उपयोग के पहले यदि इसमें हम बैटरी जोड़ें तो ये कैसा काम करता है। तो संधि डायोड में सेल का जोड़ना। दो प्रकार से हम जोड़ते हैं। एक जिसे कहते हैं अग्र अभिनति, एक हम इसमें जो बैटरी जोड़ते हैं उसी व्यवस्था को हम अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायस कहते हैं। फॉरवर्ड बायस। और एक दूसरी विधि उसे हम रिवर्स बायस या पश्च अभिनत कहते हैं। रिवर्स बायस। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है उसमें सेल दो तरह से जोड़ते हैं, या तो उसमें अग्र अभिनत में जोड़ेंगे या पश्च अभिनत में जोड़ेंगे। अब अग्र अभिनत में कैसे कनेक्शन बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, और पश्च अभिनत में कैसे जोड़ते हैं, और फिर इस अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में ये कैसा काम करता है और क्या उसके अंदर क्रिया होती है। तो हम सबसे पहले संधि डायोड या एन-पी संधि को हम अग्र अभिनत में देखते हैं। अग्र अभिनति। अग्र अभिनत और पश्च अभिनति। फॉरवर्ड बायस में हम कैसे जोड़ते हैं। डायोड में एक उसका सिरा है N और एक है उसका P। अग्र अभिनत में P को बैटरी के प्लस से यानी धन से और N को बैटरी के ऋण से जोड़ते हैं। ये मान लीजिए हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है, ये इसका संधि है, ये N है और ये P है। ये N है, ये P है। बैटरी को हमने बैटरी के धन को P से और बैटरी के ऋण को N से जोड़ दिया। ये P है, P का मतलब इसमें होल्स हैं, और N का मतलब इसमें बहुत संख्य वाहक के इलेक्ट्रॉन्स हैं।
जब इसको P से जोड़ देंगे तो ये धन आवेशित है, होल्स को भी हम धन आवेशित मानते हैं, इसलिए ये इसके ऊपर प्रतिक्रिया बल लगाएगा और इसलिए ये इसको ऊर्जा मिलेगी, ये इसको पार करने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार इसका ऋण सिरा इसको प्रकर्षित करेगा और ये इसको पार करने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर को आने की कोशिश करेंगे और जो होल्स हैं वो इधर जाने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर को, होल्स इधर को। तो जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर को जा रहे हैं, होल्स इधर को जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब इसको पार करते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रति सेकंड यहाँ से इधर चले जाएंगे और जितने होल्स इधर से इधर को चले जाएंगे। अगर मान लिया यहाँ से 10 होल्स इधर और 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और होल्स से संयुक्त होकर 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल उदासीन हो गए, ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर 10 की कमी होल्स की हो गई, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये जो हमारा यन संधि है, यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध 10 टूट गए। 10 सहसंयोजी बंध टूटे, जिसमें से 10 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रास्ते से इसके बैटरी के धन की तरफ आए और ये 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए और जो 10 होल्स थे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। तो 10 से 2 होल यहाँ ख़त्म हुए थे, वो 10 होल यहाँ पूरे हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए। तो इलेक्ट्रॉन तो इस बाह्य पर्पस से होकर यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन होल्स यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड के टूटते ही यहाँ पूरे हो जाते हैं। प्रति सेकंड की दर से जितने होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ समाप्त होते रहते हैं उतने ही सहसंयोजी बंध यहाँ टूटते रहते हैं और उतने ही होल यहाँ पैदा होते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँचते रहते हैं। इस प्रकार इस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता रहता है और इस दिशा में होल चलते रहते हैं। ध्यान रखेंगे कि जो अर्धचालक है इसमें इधर से इधर को होल चलता है और इधर से इधर को इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जहाँ रहता है वहाँ से चलता है, यानी इसके ऋण सिरे से चलता है। इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ में भी चलता है क्योंकि पैदा यहाँ होता है सहसंयोजी बंध। पी अर्धचालक में सहसंयोजी बंध टूटता है क्योंकि होल कम हुए, जितने कम हुए उतने ही टूटते हैं। यानी प्रति सेकंड जितने होल संधि को पार करते हैं होल और इलेक्ट्रॉन, उतने ही सहसंयोजी बंध प्रति सेकंड टूटते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस बाह्य परपथ से होके आते हैं। ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन बाह्य परपथ में आ सकते हैं किंतु होल बाह्य परपथ में नहीं चलते क्योंकि होल का अस्तित्व केवल अर्धचालकों में ही है, होल चालक में नहीं होते, वो केवल अर्धचालक में ही। इसलिए होल्स केवल यहाँ ही चल सकते हैं, होल्स यहाँ प्रवाहित नहीं होते। तो इस अर्धचालक के अंदर होल इस दिशा में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलते हैं। यहाँ जो धारा बहती है हम जानते हैं धारा धन से ऋण की ओर बहती है, तो धारा इस दिशा से इस दिशा में बहेगी। यहाँ पर जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है इस दिशा में उसके कारण होगी। इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में, जिधर को इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी उल्टी दिशा में कन्वेंशनल धारा यानी धारा का चलता हुआ माना गया है। तो बाह्य परपथ में धारा इधर से चलती यहाँ पहुँचती है, तो होल्स इधर को चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को चलते हैं। हम जानते हैं होल्स की दिशा में धारा चलती है, इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा चलती, इसलिए यहाँ भी टोटल धारा उतनी ही रहेगी, लेकिन यहाँ जो टोटल धारा होगी वो होल और इलेक्ट्रॉन के दोनों के कारण होगी। लेकिन जैसे वो धारा यहाँ होगी तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। तो बाह्य परपथ में वही धारा इलेक्ट्रॉन के कारण केवल बहती है, लेकिन जो हमारा अर्धचालक है उसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों कारण बहती है। तो अगर यहाँ बाह्य परपथ में धारा 5 एम्पियर बह रही है तो 5 एम्पियर धारा यहाँ भी होगी, लेकिन वो 5 एम्पियर की धारा दोनों की धाराओं के योग के बराबर होगी, जबकि बाहर वो धारा केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। राइट। तो ये बात स्पष्ट हो जाए कि बाह्य परपथ में अर्थात चालक में केवल धारा, जो धारा है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है।
जबकि अर्धचालक के अंदर धारा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है। तो जो धारा यहाँ बह रही है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को जा रहा है, इसलिए धारा इधर को बह रही है। यहाँ पर होल इधर को जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा चलती है, इसलिए धारा इस दिशा में चल रही है। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, धारा इधर को जा रही है। ठीक है, ये धारा है जो अग्र अभिनत लगाने पर किसी भी एनपी डायोड में बहती है। चूँकि अग्र अभिनत लगाने पर हम उसी दिशा में ये विभवांतर जिधर लगाया है इसके अंदर जो विभव प्राचीर है उसके ठीक विपरीत काम करता है, इसलिए इससे विभव प्राचीर का मान घट जाता है। विभव प्राचीर का मान घटेगा क्योंकि उल्टा लगा है। विभव प्राचीर इधर को है, यन से विभव प्राचीर तो इस तरह है, ऐसे है, ऐसा हमने लगाया है इस तरह से, इसलिए इसका मान इसके लगाने से घट जाता है और इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो संधि है वो कम हो जाती है, धारा बड़ी है, आसानी से बहती है। अगर ये आदर्श डायोड है, अगर आदर्श डायोड हो तो संधि का रेजिस्टेंस नगण्य रहता है और इसलिए धारा अधिक प्रवाहित होती है, क्योंकि संधि का जो रेजिस्टेंस है वो नगण्य माना जाता है आदर्श रेजिस्टेंस के लिए, आदर्श डायोड के लिए। यद्यपि जो हम प्रयोग करते हैं वो आदर्श डायोड नहीं होते, बहुत ही अच्छे डायोड हैं तो उनको हम अपने काम के लिए आदर्श मान सकते हैं। लेकिन आदर्श डायोड के लिए ये ध्यान रखें कि आदर्श डायोड के लिए पी और एन के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसका मान नगण्य होता है। अब जैसे जैसे इस हम अग्र अभिनत का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे निश्चित है कि इस धारा का मान भी बढ़ता जाता है। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आएगा। धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जिस समय अग्र अभिनत का मान जो हमारा ये पोटेंशियल बैरियर है इससे जैसे ये ज़्यादा हो जाता है वैसे धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है और धारा इस तरह से बहती है। अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो ये वो पॉइंट है जिसे हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा, अगर ये सिलिकॉन का एनपी डायोड हो तो 0.7 होगा। तो ये अग्र अभिनत की धारा का मान है, किस तरह बढ़ता है। पहले धारा का मान थोड़ा बहता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, लेकिन इस वैल्यू के पास पहुंचने के बाद जैसे इसका मान इसके बराबर हो जाता है वैसे इसके अंदर धारा का मान बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और ये इस तरह से इसका मान एक बार की ज़्यादा हो जाता है। तो ये है अग्र अभिनत। अग्र अभिनत में धारा का अग्र अभिनत है, ये अग्र अभिनत में धारा है, ये आई है और ये इस तरफ जो हमने अभिनत लगाई है यानी विभव है। जो बैटरी का विभव हमने लगाया है ये विभव है। तो विभव और धारा का संबंध इस प्रकार का प्राप्त होता है। ये तो हो गया एनपी संधि पर। अगर हम अभिनत लगाते हैं, बैटरी जोड़ते हैं तो कैसे कैसे जोड़ते हैं। तो पहला जो तरीका हमारा है उसमें पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से जोड़ देते हैं, इसे हम अग्र अभिनत कहते हैं। ये बात स्पष्ट है कि अग्र अभिनत में, एक बार इसको फिर समझ लें, ये अग्र अभिनत में चूंकि ये पॉजिटिव है इसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये उधर को जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका प्रतिकर्षण लगेगा और इसलिए ये इधर को आएगा। इस संध को दोनों पार करके एक दूसरे से संयुक्त होकर उदासीन हो जाएंगे और जितने ही होल यहाँ उदासीन होते जाएंगे उतने ही सहसंयोजी बंध पी अर्धचालक में टूटते जाएंगे, होल पैदा होते जाएंगे, होल की संख्या बराबर होती जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो बाह्य परपथ से होता हुआ उतने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यंग अर्धचालक में कर देगा।
तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से होता रहेगा और होल का प्रवाह यहाँ होगा। इस तरह से इसके अंदर धारा बहती रहती है। जब तक इसका मान छोटा रहता है तब तक धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब इसका मान लगभग इसके बराबर हो गया तो उसके मान फिर धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अगर अभिनत में धारा बहती है, इसका ये मतलब होगा कि अगर अभिनत में धारा का प्रवाह होता है, जो हमारा अर्धचालक डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड है, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो बिना प्रतिरोध का काम कर रहा है। धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं आ रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इसमें जो हमारे वाहक हैं, आवेश वाहक हैं, उन पर किसी तरह का विरोध नहीं है, वो लगातार प्रवाहित होते हैं। ये तो हो गया हमारा अग्राभिनति या फॉरवर्ड बायस। अब आइए पश्च अभिनत देखते हैं। पश्च अभिनत में कैसा काम करता है। पश्च अभिनत यानी रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में उल्टा जोड़ते हैं। रिवर्स बायस में क्या होगा कि यन को बैटरी के प्लस से और इसको बैटरी के ऋण से जोड़ देंगे। इसे कहते हैं पश्च अभिनत या रिवर्स बायस, यानी हमने उल्टा सेल्फ जोड़ दिया है। जब पश्च अभिनत जोड़ते हैं, उल्टा जोड़ देते हैं, तो ये ऋण है और इसलिए होल्स पर आकर्षण का बल लगेगा, होल आगे नहीं जाएंगे। और ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसकी संधि को पार नहीं कर पाएंगे। यानी जो बहुसंख्य वाहक हैं ये इस संधि को नहीं पार कर पाते। बहुसंख्य वाहक संधि को पार नहीं कर पाते क्योंकि ये भी उसी दिशा में लग गया जिस दिशा में लगा हुआ था, और इसलिए इसका मान बढ़ गया। उसी दिशा में इसको हमने आरोपित किया। ये धन है, धन से जोड़ दिया, ये ऋण है, ऋण से जोड़ दिया। तो ये जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, जो अक्षय परत है, वो चौड़ी हो जाती है, या कहिए कि उसका जो विभव प्राचीर है उसका मान बढ़ जाता है। और इसलिए इन पर जो प्रतिकर्षण का बल लग रहा था अब ज़्यादा लगता है, इन पर रुकावट ज़्यादा आती है, अवरोध ज़्यादा आता है, और इसलिए बहुसंख्य वाहक इस संधि को पार नहीं कर पाते, धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन जो हमारा यन है इसके अंदर कुछ पी रहते हैं, अल्पसंख्यक वाहक, और इसी प्रकार से जो हमारा पी है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उष्मा के कारण से कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बन के टूट जाने से बनते हैं। तो ये होल्स हैं, ये अल्पसंख्यक वाहक हैं, और इधर ये भी अल्पसंख्यक वाहक हैं। ये अल्पसंख्यक वाहक हैं। अल्पसंख्यक वाहक यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जिनकी संख्या कम है। यन के अंदर तो बहुसंख्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत होल भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध उष्मा के कारण टूट जाते हैं। तो कुछ ना कुछ होल मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भी मुक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ आई हैं, लेकिन कुछ होल्स भी मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो जाते हैं। अब ये यदि पी से जुड़ा है तो इन होल्स के ऊपर जो अल्पसंख्यक वाहक हैं इनके ऊपर ये प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। ये ऋण सिरा इसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, इसलिए अल्पसंख्यक जो वाहक हैं वो इस दिशा में, और ये होल्स इस दिशा में चलते हैं। अल्पसंख्यक वाहकों के कारण से इसमें धारा बहती है। ठीक वैसे ही जैसे अग्राभिनत में धारा बह रही थी,
लेकिन वहाँ बहुसंख्य वाहकों के कारण बह रही थी और दूसरी दिशा में वो पी से एन की ओर बह रही थी। लेकिन यहाँ पर धारा पी से एन की ओर नहीं बहती बल्कि एन से पी की ओर बहती है, क्योंकि धारा तो इलेक्ट्रॉन के उल्टी दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा, धारा इधर को जाएगी, अर्थात तो होल की दिशा में चलेगी। अब धारा इस दिशा में बहती है, लेकिन ये अल्पसंख्यक वाहक हैं और विभव भी हमने उल्टा लगाया है, उल्टा लगा हुआ विभव है। इसलिए इस दिशा में जो विभव लगा तो वो धारा का मान बहुत ही नगण्य रहता है, बहुत ही थोड़ी धारा बहती है। ये अल्पसंख्यक वाहकों के कहने से बढ़ने वाली धारा है, जिसे हम रिवर्स धारा कहते हैं। ये रिवर्स धारा है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जबकि इसका विभव इतना अधिक हो जाता है कि ये जो अल्पसंख्यक वाहक हैं इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये टकरा करके बहुत सारे सहसंयोगी बंधों को तोड़ देते हैं। इनके टकराने के कारण कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और बहुत सारे आवेश वाहकों की संख्या पैदा हो जाती है। यानी जो अल्पसंख्यक वाहक हैं इनकी संख्या एक बार की बढ़ जाती है, क्योंकि इनके बीच का विभवांतर ज़्यादा हो गया, उसके कारण इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और इसे टकराने के कारण से इनका ताप भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं। इनकी संख्या एक बार की तेज हो जाती है और इसलिए धारा जो बह रही है इसका मान एकाएक बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत ही अधिक धारा बहने लगती है। अगर इस स्थिति में ज़्यादा देर तक यह धारा बहे तो ये जो संधि है ये नष्ट हो सकती है, क्योंकि ऊष्मा पैदा होती है। जब धारा का मान एक बार की बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें ऊष्मा पैदा होगी और ये जो स्थिति है जब ये टूट जाता है, इसके ऊपर धारा का मान एक बार की बहुत अधिक हो जाता है, हम इस घटना को अवलांसी भंजन कहते हैं। अवलांसी भंजन इसे अवलांसी भंजन कहते हैं। अवलांसी ब्रेकडाउन। यह अवलांसी ब्रेकडाउन कहलाता है। यदि इसमें ज़्यादा देर तक धारा बहती रहे तो धारा का मान इतना अधिक है कि संधि नष्ट हो जाएगी धारा के मान के अधिक होने के कारण। ये जो हमारा अवलांसी भंजन है या अवलांसी ब्रेकडाउन है, इसमें धारा एक बार की बहुत अधिक हो जाती है। ये जो हमारा अवलांसी भंजन है या ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, यदि ये कम हो, अगर ये वोल्टेज इतना ज़्यादा ना हो, कम हो, कम वोल्टेज पर ही धारा का मान एक बार की ज़्यादा हो जाए, तो वोल्टेज कम रहेगा तो धारा ज़्यादा होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसे हम जेनर वोल्टेज कहते हैं या इसी को हम जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। लेकिन जब इसका वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो इसे हम अवलांसी भंजन कहेंगे, क्योंकि इस स्थिति में इसके संधि के नष्ट होने का खतरा बना रहता है। तो ये हो गया हमारा पश्च अभिनति। तो हमने देखा कि पश्च अभिनति में अगर हमने वोल्टेज को, पश्च अभिनति को अवलांसी भंजन वोल्टेज तक, अवलांसी ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं पहुंचाया, ये जो भंजन वोल्टा है अगर यहाँ तक नहीं पहुंचाया तो धारा का मान नगण्य है, अर्थात धारा नगण्य बहती है, अर्थात नहीं बहती। लेकिन अग्र अभिनति में धारा बहुत ही अधिक बहती है। तो ये बात दिमाग में लाने की है कि जो हमारा एनपी डायोड है इसमें पश्च अभिनति में धारा नहीं बहती, अग्र अभिनति में धारा बहती है। यानी अग्र अभिनति में ये चालक की तरह काम करता है और पश्च अभिनति में ये अचालक हो जाता है, धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। शर्त यह है कि वो यहाँ तक ना आए। अगर यहाँ तक नहीं आएगा तो धारा का मान लगभग नगण्य है। तो ये जो हमारा एनपी डायोड है इसको हम दो इन स्थितियों में
पश्च अभिनत और अग्र अभिनत में इस तरह से इसको प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो भंजक बोल्टता है, ये अगर इसी को हम भंजक बोल्टता कहते हैं जिस पर धारा का मान एकाएक बहुत ही अधिक हो जाता है, अर्थात जिस पर अवलांशी भंजन की क्रिया होती है, इसे हम भंजक बोल्टता कहते हैं। तो अगर भंजक बोल्टता से कम है तो पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह लगभग नगण्य रहता है, लेकिन अग्र अभिनत में धारा का प्रवाह होता है। तो ये अग्र अभिनत है और ये पश्च अभिनत है, पश्च अभिनति। तो पश्च अभिनत और अग्र अभिनत में धारा और वोल्टेज का ये संबंध है। इधर माइनस वोल्टेज है, उधर प्लस वोल्टेज है, इसका इस तरह का संबंध है। ये तो हो गया कि एनपी संधि किस प्रकार से बैटरी जोड़ने पर या विभवांतर लगाने पर कार्य करता है और कितने प्रकार से उस पर हम विभव लगा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की है कि अग्र अभिनत में जो हमारा P रहता है उसका वोल्टेज यन से हमेशा ज़्यादा रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है। और रिवर्स बायस में P का वोल्टेज यन से कम रहता है, ये इसकी पहचान है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास ये NP संधियाँ हैं, इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 9 वोल्ट। तो ये अग्र अभिनत है क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका वोल्टेज कम है। ये -5 है और ये -7 है, ये भी अग्र अभिनत है क्योंकि ये कम है, ये ज़्यादा है। ये आपका 11 वोल्ट है और ये -2 वोल्ट है। ये अग्र अभिनत हैं, सभी अग्र अभिनत हैं। पश्च अभिनत में मान लीजिए ये हमारी ये -10 वोल्ट है और ये -8 वोल्ट है। ये कम है, ये ज़्यादा है, ये पश्च अभिनति है। इसी तरह से ये 7 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट है। यहाँ पर N 12 है और P 7 है, ये पश्च अभिनत है। तो ये पश्च अभिनत है और ये अग्र अभिनत है। तो अग्र अभिनत और पश्च अभिनत ये आपका पश्च है, रिवर्स है, रिवर्स, और ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ 0 ही रहे। फॉरवर्ड बायस का मतलब P का मान ज़्यादा, N का मान कम। पश्च अभिनत का मतलब P का मान कम और N का मान, N का वोल्टेज ज़्यादा। अब ये प्रश्न आता है कि अच्छा ये जो हमारा डायोड NP डायोड है, अगर इसका उपयोग क्या है, किस काम में NP डायोड आता है, इसकी जो रचना है, जो NP डायोड बनता है या बनाया जाता है, ये किस काम में आता है। हम इतना आपको और बताकर फिर आपको, हम लोगों ने धारा पढ़ी है पीछे, जहाँ करंट पढ़ी, 2 प्रकार की करंट पढ़ी है। एक करंट तो हम लोगों ने वो पढ़ी है जिसमें वोल्टेज समय के साथ स्थिर रहता है, ये टाइम है, और ये इसका वोल्टेज या धारा है जो स्थिर है। जितना मान यहाँ है उतना मान इतने समय पर है, उतने मान इतने समय पर है, इतने मान इतने समय पर हैं। इसको हम DC कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं, जो बैटरी से प्राप्त होती है, सेल से हमें मिलती। इसका ना तो दिशा बदलता है ना इसकी वैल्यू बदलती है, सब स्थिर है, इसे हम DC कहते हैं। एक दूसरे प्रकार का भी धारा होती है जो समय के साथ अपना मान भी बदल देती है और दिशा भी बदल देती है। मान भी बदल रहा है, मान स्थिर नहीं है, कम से ज़्यादा हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर कम हुआ, फिर 0 हुआ,
फिर दिशा बदल गई। इसको हम एसी कहते हैं। ज़्यादातर हमारे घरों में जो मशीनें हैं वो सब डीसी की हैं। हमारा मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी मशीनें हैं हमारे घरों में जो डीसी से काम करती है, वो एसी से नहीं चलती। लेकिन हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी आती है। एसी को डीसी में ना बदलें तो काम नहीं होगा। हम जो अपने मोबाइल को लगा देते हैं बिजली में, तो घर में तो एसी है, वो एसी से मोबाइल हमारा चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमारे मोबाइल के अंदर जो बैटरी है वो डीसी है और डीसी से चार्ज होगी। उसके अंदर ऐसा व्यवस्था बनी हुई है कि वो एसी को डीसी में बदलने का काम करती है। पहले वो 220 वोल्ट को 3 वोल्ट में बदलती है, ट्रांसफार्मर लगा है। फिर 3 वोल्ट एसी जो मिलती है उसको वो डीसी में बदलती है। तो एसी को डीसी में बदलने की जो क्रिया है उसका नाम है दिष्टकरण। दिष्टकरण यानी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन वो क्रिया है जिसमें एसी को डीसी में बदलने का काम करते हैं। हमारा ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये यही काम करता है, वो एसी को डीसी में बदलता है, इसलिए ये दिष्टकारी की तरह काम में आता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड दिष्टकारी की तरह काम में आता है। दिष्टकारी की तरह एसी को डीसी में बदलता है। अब किस तरह से दिष्टकारी की तरह काम करता है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। बस आज तो इतना ही।